तो नया साल स्टार्ट हो चुका है, आपने एंजॉयमेंट कर लिया, पार्टी कर चुके हैं अच्छे से, पर अब याद आ रहा है सर नेक्स्ट मंथ तो एग्जाम भी है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। वेलकम टू स्टडी वाइब। और आज की इस क्लास के अंदर हम आज से ही, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, 9th क्लास वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे क्लास 9th के बच्चे हो चाहे क्लास 10th के बच्चे हो, दोनों के लिए यहाँ पे क्लासेस अपलोड होती है यहाँ पे, ठीक है। और अब आज से हम स्टार्ट भी करने वाले, इसीलिए आज की पहली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये जो वन शॉट जो रिवीजन क्लासेस है, क्योंकि ये नाम का नहीं है, काम का भी है, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको, है ना, वन शॉट नाम रखा है, यहाँ पे समरी भी मिलेगी आपको, साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, डेट्स डेफिनेशन सब मिलने वाला है आप लोगों को, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, है ना, लॉन्ग आंसर्स, अलग अलग नहीं भटकना हर जगह, पीवाईक्यू हर चीज यहाँ मिलने वाला है आपको, है ना, मैप वाले क्वेश्चंस हो गए, इमेज वाले क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी में जो फोटोज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं वो सब इसके अंदर मिल जाएगा आपको, है ना। इसीलिए वन शॉट नाम का नहीं, काम वाला है ये वीडियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आप सभी के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो ये, और हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो सीधा चैप्टर की बात करते, ज्यादा बातें नहीं करते यहाँ वहां की, सीधा चैप्टर पे आते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका नाम क्या है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये फ्रेंच क्या है सर? फ्रेंच जो यानी कि जो फ्रांस है, ठीक है, एक यूरोप महाद्वीप के अंदर एक छोटा सा देश है, जैसे इंडिया है एशिया के अंदर, वैसे यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? फ्रांस, है ना। इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना, क्योंकि बहुत टाइम पहले यहाँ पे ना एक क्रांति हुई थी, यानी कि रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। वहां पे क्या आए थे बच्चों? वहां पे चेंजेस आए थे। क्या चेंजेस आए थे वहां पे? वहां पे चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, क्योंकि वहां पे जो पहले था ना, वहां पे पहले का जो टाइम पीरियड था, वहां पे क्या करते थे? मोनार्की सिस्टम था, ठीक है, वो लोग खुश थे वहां पे, है ना। लेकिन बाद में वहां पे रेवोल्यूशन आया और वो लोग उससे नाखुश हो गए, वहां पे एक नई व्यवस्था आई, क्या आई वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे से, समझ आ गई बात? अच्छा, पहले ये बताओ कितने बच्चे जो आप हो यहाँ पे मूवी देख चुके हो? मूवी देखी आप सभी ने, है ना। मूवी में क्या होता है? एक पार्ट होता है ना स्टार्टिंग का, जिसमें दिखाता है एक विलन ने क्या किया, पूरे हीरो को खत्म कर दिया, हीरो को भी खत्म कर दिया, फैमिली भी खत्म कर दिया, उसका जो फ्रेंड बचा है वो क्या करता है? बदला लेने वाला है। तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट दिखाया, फिर वो कट हो जाता है, फिर मूवी स्टार्ट होती है ना। हाँ हाँ सर, याद आ रहा है। तो वही वाला पार्ट बिल्कुल सेम यहाँ पे आपके चैप्टर के अंदर फॉलो है। एनसीईआरटी के अंदर जो छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है कि उसके अंदर एक घटना बता रखा है कि जो क्रांति है जिस दिन हुआ था, उस दिन क्या हुआ था और उस माहौल में क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। जैसे जो पूरा आपका चैप्टर है फ्रांस, फ्रांस का जो राजधानी है क्या नाम है उसका? पेरिस, गुड, ठीक है। तो पेरिस जो वहां की राजधानी है, उसके अंदर एक किला है, वो जो राजा का प्रतीक माना जाता है, वहां पे कुछ लोग जाते हैं और जा करके उसको जला देते हैं, वहां पे जो उनका सिपाही होता है उनको मार देते हैं, और जो वहां के प्रिजनर होते हैं उनको बाहर निकाल लाते हैं, है ना। तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि एक र्यूमर फैल जाता है कि वहां पे जो सैनिक आने वाले हैं वो इन लोगों को मारने वाले हैं, पर ऐसा हुआ या नहीं अभी देखने वाले हैं हम, ठीक है। ये स्टार्टिंग का पार्ट था मूवी का, अभी मूवी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो समझ आ गई बात। तो ये जो रेवोल्यूशन जो मेन आपको देखने को मिलता है टाइम पीरियड 1789 से लेके 1799 तक, सर अब ये क्या है? डेट्स, डेट्स ही तो याद नहीं रहती सर हिस्ट्री के अंदर, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो ये आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, अभी मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। अभी मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई, है ना, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, 1789 से लेके 1799 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए बच्चों। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर, ठीक है। कौन कौन से चेंजेस आए? पॉलिटिकल चेंजेस आए वहां पे, ठीक है। वहां पे और क्या था? वहां पे एक वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उन बच्चों को जाकर के मैं बोलता ना कि ये क्या है, ये एक पानी की बोतल है, सर क्या बोल रहे हो आप, बताओ, ये पानी की बोतल है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि आपने रीजनिंग किया, सोचा आपने, है ना, क्रॉस वेरिफिकेशन किया। पर वहां के जो लोग थे ना, फ्रांस के लोग, वो सोचते बिल्कुल भी नहीं थे। उनको मैं बोलता है पानी की बोतल है, वो खुश चले जाते हैं, फिर जाकर के बताते हैं वो कि वहां पे यार सर ने तो आज पानी की बोतल दिखाई, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वाइड स्प्रेड का डिसकंटेंट को, इसका पता चल जाता है लोगों को। फिर पता कैसे चलता है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से मतलब, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है सर? पैसों से। तो मतलब वहां पे जो पैसे जो थे, वहां पे क्लासेस में बटा हुआ था, कोई रिच था कोई पुअर था, है ना। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता था, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो था। उसके बाद वहां पे एनलाइटमेंट था, आइडियाज, मतलब कैसे आइडिया मिलता है इनको, ऐसा क्या हो गया एकदम से कि इन्हें राजा पसंद नहीं आ रहा, है ना, ऐसा क्या हुआ। उसके बाद एक आइडिया मिल जाता है जिससे वो एब्सोल्यूट मोनार्की के ऑपोजिट में हो जाते हैं। अब ये मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र जो होता है, ठीक है, हिंदी में। तो मोनार्की का मतलब क्या होता है? एक राजा होगा और राजा के पास पूरी सेना होगी, इसकी प्रजा होगी और ये शासन व्यवस्था करेगा। पर ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है सर? एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है बच्चों की पूरी पावर इसके हाथ में है, जो ये डिसीजन लेगा ना वो करना पड़ेगा, ठीक है, फाइनल बात है इसकी बिल्कुल अच्छे से। अब वहां पे रेडिकल पॉलिटिकल फैक्शंस वहां पे बढ़ने लग गए थे, जिस रीजन से हमें वहां पे फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक भी देखने को मिलता है वहां पे।
समझ आ गई बात। ये सारी घटनाएं हुई, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मूवी, बस समझ लो कि बैकग्राउंड की बातें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, द रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन इग्नाइट डिमांड्स फॉर द लिबर्टी। अब जो रेवोल्यूशन हुआ उन्होंने किस चीज की मांग करी, वहां पे मांग करी लिबर्टी की मांग करी वहां पे उन लोगों ने, और किस चीज की मांग करी वहां पे, जिससे उनका एक रिजल्ट देखने को मिला, इक्वालिटी की मांग करी। और इन सब रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या आया बच्चों, वहां पे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आए, मतलब बदलाव आए। ठीक है, कौन कौन से बदलाव आए वहां पे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस आए। ठीक है, और जिस रीजन से वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये जो पूरा इंस्पायर करता है ये रेवोल्यूशन, किसको, पूरे ग्लोबल को, जिस रीजन से आज आपकी क्लास 9th के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपको फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिलता है। यही रीजन है, क्यों, क्योंकि जो रेवोल्यूशन है वो पूरे ग्लोबल में हुआ, मतलब पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, मतलब ये मोनार्की जो सिस्टम होता है, कभी तो विरोध किया होगा इसका, है ना। तो सबसे पहले जो हमें स्टार्टिंग का देखने को मिलता है ना, जिसका एविडेंस भी है हमारे पास, वो फ्रांस में देखने को मिलता है 1789 का। ठीक है, जो आप में डेट जो मेंशन कर रखी है 14 जुलाई 1789। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ना बच्चों वहां की सोसाइटी के बारे में। अब सोसाइटी है वहां की, सभी लोग रहते हैं वहां पे अच्छे से, है ना। जब लोग सभी लोग वहां पे अच्छे से रहते हैं तो वहां पे क्या हुआ, सोसाइटी को 3 पार्ट में बांट रखा था। अब पहली बात, थोड़ी सी कहानी सुनो इससे पहले, है ना, कि क्यों बांट रखा था। एक पर्सन था, एक किसान था। ठीक है, कहानी बता रहा हूँ बस समझाने के लिए, ऐसा मत पेपर मत लिख करके आना। ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, वहां जाते हैं, खेती करते हैं अपना। खेती करने का उनकी फसल खराब हो जाती है, यार बारिश हुई नहीं, फसल खराब हो गई, तो वो जाते हैं अपने गॉड के पास जाकर प्रे करते हैं कि यार गॉड, गॉड से प्रे करते हैं कि हमारी फसल खराब हो गई है, अच्छे से ठीक कर दो। पर उनकी फसल ठीक नहीं होती है बाई चांस। तब वहां पे क्या होते हैं, वहां पे फिर आते हैं क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी लोग आते हैं और वो आके बोलते हैं कि यार आप जो प्रे कर रहे हो ना, वो गॉड तक पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, आप क्या करो, आप अपनी बात हमें बताओ और हम जाकर गॉड तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये इस बात से कन्विंस हो गए, क्यों, क्योंकि अभी तो बताया बॉटल वाला एग्जांपल, रीजनिंग नहीं करते थे वो लोग, जिस रीजन से ये किसकी रिस्पेक्ट करते थे, गॉड की। लेकिन उसके बाद जब बीच में मैसेंजर्स आ गए क्लर्जी, जिस रीजन से इक्वल रिस्पेक्ट किसकी करने लग गए, क्लर्जी की, यानी हिंदी में बोलते हैं पादरी पुरोहित बोलते हैं इनको। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड वाले में कौन आ गए, राजा। अब राजा ने क्या किया, इस बात का फायदा उठाया, क्यों, उनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, है ना, क्यों इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे किंग की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, किंग की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। चलो, तो वहां पे किंग ने क्या फायदा उठाया, उन्होंने बोला कि हम, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लर्जी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, वैसे ही मैं भी क्या हूं, मैं एक राजा, क्या बोलते हैं, गॉड का मैं दूत हूँ। ठीक है, क्या हूं मैं, गॉड का दूत हूँ। समझ आ गई बात, जिस रीजन से क्या हुआ, इसको भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलने लगी गॉड के बराबर। अब बचा क्या, जो तीसरा स्टेट था ना, इसमें सारे किसान वर्ग आ गए। ठीक है, जितने छोटे व्यापारी थे वो सब आ गए और तीसरा स्टेट आ गया। और जो तीसरा स्टेट था ना, यही टैक्स पेयर था। ठीक है, यही टैक्स देते थे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सिर्फ यही टैक्स देते थे, ना ही सेकंड ना ही फर्स्ट स्टेट, कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देता था। तो टैक्स देने की पूरी जिम्मेदारी थी वो सब कौन देता था, तीसरा स्टेट देता था। तो इस सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब आपकी फाइनली मूवी यानी कि चैप्टर स्टार्ट हुआ, है ना, स्टार्ट हो गया यहाँ से बिल्कुल अच्छे से। अब आपको डेट पहले तो याद रखनी है, दिख रहा है ना विजिबल, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, 1774 के अंदर यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, ये डेट आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, एक लुई सोल्वा नाम का एक पर्सन होता है जो 20 साल का होता है बच्चा। ठीक है, 20 साल का होता है सिर्फ ये, हाँ जी सर 20 साल का होता है ये। और बॉर्बन फैमिली का होता है, बॉर्बन फैमिली मतलब राजवंश। ठीक है, राजाओं का वंश, राजा का बेटा राजा बनेगा, सुना है ना, वही वाली कहानी है यहाँ पे। तो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता है ये, और ये राजा बन जाता है 1774 के अंदर फ्रांस का। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये, जब ये राजा बनता है ना, तब इसको अच्छे से राजा बनाया, खुश बिल्कुल। अब 20 साल का अगर कोई बच्चा होगा उसको राजा बना दे तो उसकी क्या एक्सपर्टीज होगी, यार मैं राजा हूँ, जब मन करे जिस मर्जी को गोली मार दूं, जब मन करे कोई नई गाड़ी लेकर के आ गया, सर गाड़ी तो होगी नहीं वहां, महंगी ज्यादा, है ना, तो कोई बात नहीं, ऐश करेगा ना, मतलब समझ गए यार, तुम जनजी वाले बच्चे हो, बिल्कुल अच्छे से पता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखोगे, द न्यू किंग फाउंड द एम्पटी ट्रेजर्स। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसको राजा बनाने के बाद मीटिंग हुई ना वहां पे यार अच्छे से, तब उसको ये बताया मंत्री ने कि यार हमारी जो राजकोष है वो तो खाली पड़ा हुआ है। तो राजकोष खाली पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है खाली, यार पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं राजा बनूं, पैसे नहीं, बताओ। ठीक है, तो अब उसको रीजन बताते हैं कि जो है ना, कांस्टेंट वॉर में इन्वॉल्व है। ठीक है, हम कांस्टेंट वॉर के लिए ना अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं, जिस रीजन से क्या हुआ, पैसे उनको लोन लेने पड़े, और लोन लेने से क्या हो गया उनके पास 2 बिलियन का, 2 बिलियन का उनको, 2 बिलियन का उनके पास लोन आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात, मतलब 2 बिलियन उनको देना पड़ेगा, कर्जा चढ़ गया उनके ऊपर, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है, ये वर्ड क्या है, ठीक है, ठीक है, ये लिवर्स मतलब है क्या,
इसका मतलब क्या है, ये एक करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपए, वैसे ही फ्रांस की करेंसी क्या है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, ठीक है, करेंसी है ये फ्रांस की। समझ आ गई बात? तो इतना इनके ऊपर ये लग गया कर्जा। तो कहानी स्टार्ट हो गई 1774 से। उसके बाद क्या हुआ, जब इतना राजकोष खाली है, अभी राजा बन चुका है, तब इसको यहाँ पे ये भी तो करना है ना कि क्या करना है इसको, यार अब पैसे वापस लाऊंगा तभी तो ऐश करूंगा, यही गाड़ी बंगला है ना, ये सब लूंगा। तो उसको ये बताया कि पैसे भरेगा कैसे, ये बताओ सोल्यूशन क्या है इसका। तो बताते सर सोल्यूशन एक ही है इसका, क्या, टैक्स। क्यों? क्योंकि कोई भी राजा जो होता है उसके पास सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो टैक्स ही होता है मेनली। तो क्या करते हैं, वो टैक्स को बढ़ाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा टैक्स को, ठीक है। ये सब प्लानिंग चल रही है इनकी, ठीक है, अभी कर रहे नहीं है, कुछ प्लानिंग चल रही है ये सब। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि 18 सेंचुरी के टाइम पे अगर टैक्स की जो बात है, अभी मैंने बताया आपको टैक्स कौन देते थे, जो टैक्स थे बच्चों वो कौन देते थे, वो जो तीसरा ई स्टेट था वही टैक्स पेड करते थे, बाकी जो थे वो पेड नहीं करते थे। सिंपल सी बात है सर, समझ आ गई हमको, ठीक है। कहानी की तरफ बिल्कुल समझते जाओ। और जो थ्री स्टेट में बटा हुआ था, जो तीसरा था वही टैक्स देता था। उसके बाद अब जो टैक्स थे वो दो तरीके से मिलते थे, वापस हो एक बार डायग्राम पे, ठीक है। अब देखो मैंने ये बताया आपको, जो ये तीसरा जो वर्ग है ना, ये क्या करते हैं, यही देने वाले हैं, टैक्स पेयर हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो वो क्या करते थे, वो दो टाइप के टैक्स लगते थे इनके ऊपर। एक देते थे वो यानी नोबिलिटी को, यानी कि राजाओं को, और दूसरा जो टैक्स देते थे वो किसको देते थे, क्लर्जी को, यानी पादरी पुरोहितों को। समझ आ गई बात? इसलिए दो तरीके के टैक्स वहां पे लगते थे, ठीक है। उनका नाम क्या है, तिथ और टेल। अब इसको याद कैसे करना है ना, टेल। अगर मैं टेल को बोलता हूँ, टेल को ना ऐसे टाइल प्रोनाउंस कर दो, है ना, जिससे क्या होगा, उस टाइम पे टाइल किसके घर में होगा, राजाओं के घर में होगा ना, तो इसीलिए किंग, ठीक है, जो किंग को दिया जाता था, यानी किंग किस में आता है, सेकेंड ई स्टेट में। समझ आ गई बात? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है और बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ आ गई बात, सिंपल सी। और दूसरा जो बजट वो किसको देंगे, वो फर्स्ट वाले को देंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि दो टाइप के टैक्स लगते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, तो जल्दी से इसके आंसर सब कमेंट कर दो जल्दी से। जो भी हमें फर्स्ट आंसर बताता है हमें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका नाम भी लेने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है इसका, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ई स्टेट्स बिफोर द रेवोल्यूशन। तो मतलब रेवोल्यूशन से पहले कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड थे, ये बताना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो फास्ट, चलो। विच स्टेट्स इन फ्रांस कंप्राइज द क्लर्जी, मतलब क्लर्जी को किस पार्ट में रखा जाता था, क्या चौथे में, चौथा तो था ही नहीं, ठीक है। तो इसमें किस में आता है वो बताओ, ये तो वैसे ही कट गया, चलो आ गया हो, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पे फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाला पार्ट था, आप सभी ने आई होप अभी तक कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। और कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, अब क्या ऐसा हुआ जब सोसाइटी ऐसी थी, तीन पार्ट में बटा हुआ था, टैक्स इनसे लेना है, सब कुछ सही चल रहा है, वो टैक्स दे भी रहे, तो क्या दिक्कत है इसमें, यही तो प्रॉब्लम है कि टैक्स देने में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ आ गई बात? अब वहां पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अब धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। पहला प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन का। जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन से लेकर 28 मिलियन हो जाता है, ठीक है। 1715 से लेकर 1789 का जो टाइम पीरियड है बच्चों, इसके बीच में पूरा पूरा 5 मिलियन का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब फूड की डिमांड बढ़ जाएगी और फूड कम था वहां पे, ठीक है, और फूड कम था, जिस रीजन से क्या हुआ, वहां पे ब्रेड जो थे उनके डिमांड बढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो ब्रेड वर्ड यूज किया जा रहा है बच्चों, वो ब्रेड वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, वहां के फूड के लिए, ठीक है, किसके लिए, फूड के लिए। तो उसके बाद हाउएवर द प्रोडक्शन वाज लेस कंपेयर टू द डिमांड। लेकिन अब क्या था, डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, लेकिन जो फूड यहाँ पे आ रहा है वो कम। जिस रीजन से क्या होगा, वहां पे क्या होगा, गुड, वहां पे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। जो प्राइस हम बढ़ा देंगे किसी चीज का, और लेकिन पहली बात, वहां पे हार्वेस्ट क्यों होता था खराब, खेती क्यों होती थी खराब, क्योंकि वहां पे बैड हार्वेस्ट होता था, खेती बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाती थी, विंटर्स का जो टाइम पीरियड चलता था, जिस रीजन से वहां पे खेती सही से नहीं हो पाती थी, जिससे वो डिमांड जो था पॉपुलेशन के हिसाब से उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो आगे देखो, so the price of the bread which as the staples died and the majority of the rapidly, मतलब ये है कि वहां के लोग ना यार ब्रेड भी नहीं खरीद पा रहे थे। समझ, ब्रेड का मतलब वो नहीं है जो आप सुबह लेके आते हो, ठीक है, वो नहीं है। ब्रेड का मतलब सारी बेसिक आइटम्स है जो उनको डेली सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि जो डिमांड है वो ज्यादा है,
ठीक है, लेकिन जो वहां पे आ रहा है सामान वो कम है, जिस रीजन से उसका रेट बढ़ा दिया गया है। सिंपल सी बात है। तो ये एक रीजन था। आगे देखो, आगे आगे क्या है यहाँ पे, वर्कर्स वर द एम्प्लॉयड बाय द ऑनर्स। अब एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जो सेकंड ईस्ट स्टेट वाले थे ना, वो क्या करते थे, वो फेडरल सिस्टम करते थे, फ्यूडरल। ठीक है, ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इनके पास क्या होगा, एक पर्सन होगा, मजदूर बोल सकते हो आप इसको, लेबर बोल सकते हो, इनको रखेंगे। अब इससे क्या करेंगे, बहुत सारे काम करवाएंगे। ठीक है, इन्हें अगर वॉर में जाना है, वॉर में भेज दो, खेती करवाने, हाँ जाओ खेती करके आ जाओ आज, चलो ठीक है, आज ही नहीं घर पे कुछ काम करवाना है, घर पे काम करवा दो इनसे, सब कुछ करवा देंगे। फिर ये बोलेंगे लाओ हमें पैसे दो इस हिसाब से, तो बोले नहीं, पैसे तो सेम मिलेगा। ठीक है, वेजेस जो है वो सेम मिलता था इनको, मतलब वेजेस कम, काम ज्यादा। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयड थे, ऑनर्स उन पे ध्यान रखते थे, लेकिन फिक्स्ड वेजेस देते थे, काम ज्यादा करवाते थे और पैसे उनके फिक्स कर रखे थे। आगे देखोगे इसके बाद, रेज द गैप बिटवीन द रिच, और जिस रीजन से अमीर और अमीर होता गया और गरीब जो थे वो और गरीब होते गए। ठीक है, अब ये जो आपके डायग्राम है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ये वाला डायग्राम। ठीक है, इसको फिल करने वाला होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन था, यहाँ पे जो डिमांड बढ़ता जा रहा है ना, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा, जिस रीजन से क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस बढ़ता जा रहा है, ब्रेड नहीं खरीद पा रहे, ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे मतलब क्या हो चुका है, वहां पे सबसिस्टेंस क्राइसिस हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है सर, ये आ जाएगा क्या पता है ना, सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाना जब वहां पे बेसिक आइटम्स भी वहां के लोग नहीं खरीद पा रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, बैड हार्वेस्ट था, वहां पे बैड हार्वेस्ट होगा तो क्या होगा, गेन्स की कमी हो जाएगी वहां पे, है ना, वहां पे खाना कम आएगा, खाना कम आएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, पुअर हार्वेस्ट हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, पुअर हार्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, जिससे जो ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे अच्छे से, और जब ब्रेड अच्छे से नहीं खरीद पाएंगे मतलब खाना नहीं खा पाएंगे अच्छे से वो, तो क्या होगा, तब वहां पे क्या होगा, बहुत वीक पड़ जाएगी बॉडी, जब बॉडी वीक हो जाएगी तब उनको बीमारी लग जाएगी जल्दी से, और जब बीमारी होगी तो वहां पे लोग की होगी, डेथ ज्यादा होने लगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा, यार फूड के लिए लड़ाई भी करने लग गए थे वो, देख रहे हो आप, लड़ाई भी तो करने लग जाएंगे ना यार, जब उनके पास खाने के लिए नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, आगे देखो, अब इस पूरे बीच में इतना सब कुछ जो चल रहा है सोसाइटी के अंदर, उसके बीच में क्या होता है बच्चों, वहां पे एक मिडिल क्लास फैमिली देखने को मिलती है। अब मिडिल क्लास फैमिली क्या हो गई सर, ये तो पढ़ाई नहीं हुई सोसाइटी के अंदर हमने, तो टेंशन नहीं लेना। देखो 3 क्लास में बटा हुआ है, सिंपल सी बात है ना, 3 पार्ट में बटा हुआ है ना क्लास। इसके अंदर क्या हुआ कि अब कुछ लोग आ गए इसके अंदर जो एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे थे। अब पढ़े लिखे थे जिस रीजन से क्या हुआ, उन लोगों ने एक नया वर्ग बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर, नो ग्रुप इन द सोसाइटी दैट शुड बी द प्रिविलेज्ड बाय द बर्थ। अब इन लोगों का कुछ मानना था, ठीक है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है ना, पढ़े लिखे होने के कारण इन्हें सब कुछ पता है कि ये लोग क्या गलत कर रहे हैं। जो वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट वाला पार्ट बताया था मैंने आपको, फैल रखा है, वो यहाँ पे खत्म इन लोगों ने ही किया, क्योंकि ये पढ़ चुके थे, इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता। अच्छा एक पॉइंट बताता हूँ इसके अंदर, क्लर्जी ने ये भी बोला था कि जो सन होता है, ठीक है, सन सन पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, पर वो लोग मान चुके थे। क्यों, क्योंकि वो रीजनिंग नहीं करते थे। ठीक है, रेदर अ पर्सन अ सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड्स ऑन द मेरिट। वो बोलते थे यार कि सिंपल सी बात है, कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सीधी सी बात, हमें आप अगर सोशल पोजीशन देना है ना, किसी को रिस्पेक्ट देना है आप सभी को, तो सिंपल सी बात है, उसको उसको रिस्पेक्ट दो आप, जिसके पास क्या हो, कुछ एक अच्छा हुनर हो, एक मेरिट हो उसका एक अच्छा सा। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्ट दो उसको। तो ये जो दीज आइडियाज वर द पुट फॉरवर्ड, और ये सारे आइडियाज जो थे बच्चों किसके द्वारा लेकर के आए थे वहां पे, किसके द्वारा लेके आए थे, यहाँ पे 3 पर्सन के नाम है आपके चैप्टर के अंदर, क्या और नहीं थे, और भी थे, पर हमारे पास जो 3 नाम है आपके एनसीईआरटी के अंदर, हम उनको पढ़ने वाले और वही याद करना है ना, वैसी याद नहीं होती हिस्ट्री सर, आप और नाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, इतना ही याद रखना है बस। ठीक है, जॉन लॉक, ठीक है, जे जे रूसो और मॉन्टेस्क्यू। समझ आ गई बात, ये आपको नेम याद कर लेना है, या तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास फैमिली, ये जैसे ही इन्होंने ग्रो कर लिया, है ना, अब इन सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव थे। क्या क्या पर्सपेक्टिव थे, एजुकेटेड थे, इनका मानना ये था कि प्रिविलेज जो थे उनको हम विशेष अधिकार नहीं देंगे। ठीक है, उनके अधिकार को छीन लो। सोसाइटी के अंदर अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को कोई अधिकार मिलता है, कोई पोजीशन मिलता है, तो उसको मेरिट के बिहाव पे देना चाहिए। सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब जो लॉक है, शॉर्ट द रिफ्यूट द डॉक्टर
डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की। एब्सोल्यूट राइट का मतलब तो बताया ना भी आपको मोनार्की का, कि जब पूरी पावर ले लेता है राजा, इसके ऑपोजिट में थे ये लोग। और दूसरी बात यहाँ पे क्या था, जो डिवाइन का जो वहाँ पे डॉक्टरेट था, मतलब जिस तरीके से जो पहला क्लास था, पहला स्टेट, वो भी जो वहाँ पे व्यवहार करता था, जैसे प्रिविलेज वाली बातें हो गई, वो सब यहाँ पे उसके भी ऑपोजिट में थी। उसके बाद जो रूसो ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट होती है उसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे बनाना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, जो किसके बीच में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, पीपल के बीच में होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होनी चाहिए, मतलब जिसको वो चुन रहे हैं उनके बीच में होना चाहिए और लोगों के बीच में होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ डाउट नहीं। उसके बाद मोंटेस्क्यू है, मोंटेस्क्यू ने ये बोला, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को डिवाइड कर देना चाहिए, किसके बीच में, लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो होती है उससे सिंगल डिसीजन नहीं लेना अकेले, उसे क्या करना है, 3 पार्ट में बांट दो और वो मिलकर के डिसीजन लेंगे। तो ये मतलब आइडियाज हैं, इनके थ्योरी है, इनके हिसाब से बिलीव था कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों के थ्रू ही वहां पे लोगों को पता चला। अब सिंपल सी बात ये पहले बताओ कि ये लोग कैसे बताएंगे बात जाकर के, ये तो है ही 3, है ना, पूरे फ्रांस में जाकर कैसे बता देंगे, नहीं बता पाएंगे ना, तो क्या कैसे बताएंगे वो लोग। ठीक है, तो वो देखो कि इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो बातें थी, वो कैसे पहुंची वहां पे, इनको स्प्रेड किया गया मासिस में, मतलब पूरे पूरी की पूरी फ्रांस के अंदर बहुत तेजी से फैलाया गया। और ये कैसे फैलता जा रहा था, सैलून के अंदर, जो कॉफी जो हाउसेस होते थे वहां पे, जो छोटे से रूम्स होते थे, वहां बैठ करके, सैलून के अंदर बैठ करके बातें करते थे वो। ठीक है, और क्या करते थे, बुक्स के अंदर प्रिंटेड की जाती थी बातें और न्यूज़पेपर्स में लिखी जाती थी। जो पढ़ने लिखने वाले थे उनके लिए बुक्स भी थी, बुक्स में लिखी जाती थी बातें। और क्या करते थे, यहाँ पे जो रूसो था उसने बुक लिखी थी रिपब्लिक। ठीक है, ये नेम याद कर लेना, आपको पेपर में 1 वर्ड का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, रूसो ने बुक लिखी थी। उसके बाद ये बुक्स वगैरह लिख करके जो पढ़ सकते थे उनके लिए काम कर दिया। अब जो नहीं पढ़ सकते थे ना, उनको क्या किया जाता था, जो ग्रुप्स होते थे, कुछ ग्रुप्स होते थे, वो बहुत जोर जोर से पढ़ पढ़ के ये सारी बातें उनको बताते थे, जो रीड नहीं कर सकते, जो लिख नहीं सकते, मतलब जो पढ़ना नहीं जानते थे। पर आप सभी तो जानते हो, 9th क्लास में आ चुके हो, समझदार हो गए बिल्कुल, है ना। तो चलो अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या एक छोटा सा पार्ट है ये, है ना, कट नहीं किया मैंने, आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्विकली। अब यहाँ पे क्या था, एक ग्रेट फियर आ गया इनके बीच में। क्या फियर आ गया कि बीच में क्या हुआ, एक अफवाह सी फैल गई। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जो राजा है उसने क्या किया, कुछ वहां पे लोगों को चुना है, जिनको गूंस बोलते हैं, मतलब डाकू लुटेरे को बोलते हैं ये वर्ड। तो उन्होंने क्या किया, विलेज टू विलेज जाकर के, गांव टू गांव जाकर के, सबको क्या करना है, जितने भी वहां पे रिब फसल है, ठीक है, जितने भी पके हुए फसल है, उनको क्या करना है, जाकर के लूट लेना है या तो खराब कर देना है। ये 2 काम करते थे ये लोग, जिससे क्या हुआ, उनको फियर होने लगा। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रेट फियर कहा जाता है। और ऐसा हुआ भी, वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे किसानों ने क्या किया, वहां पे अटैक कर दिया बहुत सारे गांवों के अंदर। और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, जो जितने भी रेजिडेंट्स थे गांव के अंदर रहते थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपने जो इनके होश होते हैं, और ये क्या, पिच फॉर्क, ये देखा है क्या आपने, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसा होता है। हाँ देखो, ये बना हुआ है ये। ठीक है, ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन सब का यूज करके, जिनसे वो खेती करते थे यार, अब वो किसान है, उनके बंदूक थोड़ी आएगी, आज का टाइम नहीं था वहां पे, है ना, समझ गए आप लोग। एंड दे लूटेड द हॉर्डेड गेन्स, मतलब जितने भी वहां पे उन्होंने क्या किया, जा करके अटैक किया, और जितने भी वहां पे गेन्स उनको मिले वो लूट लिया। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एंड टू अ मोनार्कल ड्यूज, और जितने भी वहां पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे उन सबको भी जला दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट था, समझ आ गया होगा आप सभी को। आगे देखते हैं, फिर से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, फटाफट देख लो। ठीक है, कमेंट कर दो आंसर जल्दी से। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लो फास्ट। चलो आगे देखते हैं। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, अब फाइनली वो पार्ट आया जो मैंने स्टार्टिंग का पार्ट बताया था ना अभी, वही वही वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। अब अभी जो हमारा राजा था, है ना, हमारा जो राजा था जिसका नाम क्या था, लुई 16। सर क्या बात है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप तो, है ना, लुई 16 था। अब वो राजा बना, कब से ये मूवी स्टार्ट हुई आप लोगों की, यानी कि चैप्टर सर, हाँ 1774 में स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जब ये राजा बना, तब इसने क्या किया, यहाँ पे मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग बुलाया टैक्स बढ़ाने के लिए। और टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग क्यों लेकर के आया, क्योंकि उसको पता था कि वहां पे राजकोष खाली हो चुका है और राजकोष भरना है, क्योंकि यार इसको ऐश भी करनी है, राजा भी बनना है। जिस रीजन से उन्होंने 5 मई 1789 को टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाया। और मीटिंग कैसे बुलाया जाता था, मतलब इतना भी वहां पे राजा नहीं था कि आज इसका मन किया इसने बस साइन कर दिया, चलो कल से पेमेंट ज्यादा आने लग जाएगी और फटाफट क्यों बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो क्या करते थे, वो मीटिंग बुलाते थे और मीटिंग में बुला करके वहां पे मिलके डिस्कस करते थे कि कैसे वहां पे टैक्स बढ़ाना है।
समझ आ गई बात इतनी सी। उसके बाद पास विद द प्रपोजल्स टू फॉर अ न्यू टैक्सेस, और वहां पे क्या किया, प्रपोजल को रखा गया जहां पे न्यू टैक्सेस के बारे में बताया गया कि हम टैक्स बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वोटिंग इन द स्टेट जनरल्स एंड द पास्ट हैड द कंडक्टेड अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल सो दैट द ईच स्टेट्स हैड द वन वोट। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, चलो ये पार्ट, हाँ चलो यहाँ बता देता हूँ, ये वाला पेज कहाँ है, चलो यहाँ बता देता हूँ। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने मीटिंग बुलाया और मीटिंग असेंबली हॉल में होने वाली है, और यहाँ पे जब मीटिंग होगी ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बुलाया गया 300 लोगों को। ठीक है, यहाँ से कितने को बुलाया गया, 300 को। और यहाँ से कितने आए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ से कितने आए, 600 आए। पर यहाँ पे रूल क्या था कि यहाँ पे हर एक ई स्टेट को एक वोट दिया गया। कितना वोट दिया गया, 300 को एक, 300 को एक, तो 600 को कितना मिलना चाहिए, है ना, सही सोच रहे हो आप, पर मिलता कितना है, एक। समझ आ गई बात। जिस रीजन से क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर तीन में से अगर ये मना भी कर देता, टैक्स तो इसी को देना है ना, तीसरे वाले को, और ये मना कर देता है कि यार रहने दो, टैक्स बहुत ज्यादा है, पहले वाला ठीक था, तो इसने मना कर दिया, बाकी ये तो हाँ बोल देंगे। आती हुई राशि कौन मना करता है आज के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी मना नहीं करते थे वो लोग। तो अगर दो ने हाँ बोल दिया तो क्या हो गया, पास हो गया, तीन में से दो। जिस रीजन से क्या हुआ, इन्होंने बोला, डिमांड कर दिया राजा को कि राजा आप क्या करो, राजा कौन था, लुई 16, उसको जाकर के बोला यार आप एक काम करो, आप ना हर एक पर्सन को एक वोट दे दो। ठीक है, हर एक पर्सन को जा करके एक वोट दे दो, मतलब क्या होगा कि हर एक पर्सन के पास एक वोट होगा और वो एक इंडिविजुअल की तरीके से वोट देगा पूरे असेंबली के अंदर। ठीक है, अलग अलग बांट करके ऐसे मत करो, क्योंकि 600 के साथ तो दो वोट मिलने चाहिए उनको, पर ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको, इन्होंने ये बोला था। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मेंबर्स थे थर्ड ई स्टेट के, उन्होंने क्या क्या डिमांड किया वोटिंग का कि ईच मेंबर्स को क्या करें, वोट दे दें। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो किंग था उसने रिजेक्ट कर दिया, कि रिजेक्ट कर दिया यार मैं किंग हूँ, मेरे को पैसे, पहले पैसे चाहिए, उसके लिए मैं टैक्स बढ़ा रहा हूँ, तो अब तो मेरे को बढ़ाना ही है, क्यों मानूंगा आपके बाद, राजा हूं मैं, है ना, यही सोचेगा वो तो, है ना। अब बढ़ चुका है, 20 साल का नहीं है वो, कहीं सोच रहे हो आप, बड़ा हो चुका है वो अब। ठीक है, तो जिस रीजन से क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट वालों की बात ये मना कर दिया, तो उन्होंने मीटिंग छोड़ दिया, मीटिंग से उठ के ये लोग चले गए, जो 600 लोग आए थे वो लोग चले गए। अब जब वो चले गए तब उन्होंने क्या किया, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट, जितने भी वहां के लोग थे ना, उन्होंने उस टाइम तो निकल के चले गए। ये डेट क्या थी, 5 मई 1789। उससे अगले मंथ यानी कि 20 जून को ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिलते हैं वहां पे। ठीक है, सेम साल में, ठीक है, सेम ईयर के अंदर 20 जून को ये लोग असेंबल होते हैं, और उस असेंबल होने के बाद ये जो थर्ड स्टेट था वो वहां पे असेंबल होकर के प्लानिंग करते हैं कैसे हम इसका विरोध किया जाए, कैसे राजा ने गलत किया, उन सबके ऊपर डिसीजन लेते हैं मिल करके। और वो जगह कौन सी होती है, वो टेनिस का एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है, जिस ग्राउंड कहाँ पे होता है, वर्सेल का। ठीक है, समझ आ गई बात। एक इंडोर कोर्ट के अंदर टेनिस का जो कोर्ट है वहां पे लोग मिल करके मीटिंग करते हैं यार। अब मीटिंग कर रहे हैं, जिसको टेनिस कोर्ट ओथ भी बोला जाता है। अब जब वहां पे सब लोगों ने बात किया तो उन सबने शपथ लिया, है ना, उसको ओथ बोलते हैं, टेनिस कोर्ट ओथ। एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ द नेशनल असेंबली, तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल असेंबली बना लिया थर्ड स्टेट ने। ठीक है, एक असेंबली अभी तक नहीं थी, पर असेंबली बन चुकी है, थर्ड स्टेट के लोगों ने ही बनाया था। वांटेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कि कल को ऐसा ना हो कि हर बार क्या हो कि कोई भी राजा आ जाए, उसको अपने राजकोष को भरने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़े और वो आकर के बढ़ा दे, ऐसा ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि कोई भी पावर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा और वो उसको फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है सर। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो लिमिट कर देगा, लिमिट कर देगा किसके पावर को, मोनार्क को। मोनार्की का जो राजा होगा, राजा के पास क्या होगा, जो पावर होगा उसको लिमिट कर देगा, क्योंकि उसको क्या करना है, बस अब फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। और क्या राजा चाहेगा कभी ये बात, बिल्कुल नहीं चाहेगा ये वाली बात। ठीक है, जिस रीजन से यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे दो और देखने को मिलेंगे आपको, ये दो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर आप पढ़ सकते हो इसको भी।
ठीक है, मिराबो एंड अबेसियस। अब ये दोनों क्या होते हैं, रेवोल्यूशन को लीड करते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये अपने रेवोल्यूशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं पैम्पलेट लिख करके। अब ये पैम्पलेट लिखते हैं, इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम क्या था, द सॉरी व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ठीक है, इस नाम से उन्होंने पैम्पलेट बनाए और जाकर के क्या किया, उन्होंने अपना प्रचार किया, बताया, लोगों को बताएंगे ना, अभी हमने पढ़ा था मिडिल क्लास वाले आए थे, उन्होंने न्यूज़पेपर्स के अंदर छापा था, बुक्स के अंदर छापा था, वैसे ही इन्होंने भी ये काम किया। उसके बाद जो यहाँ पे मिराबो है वो बॉर्न कब हुआ था, एक नॉवल फैमिली में बॉर्न हुआ था, बट वॉज अ कन्वेंस टू द रिमूव द सोसाइटी ऑफ द फ्यूडल प्रिविलेज। मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे आपको मिराबो देखने को मिलता है, ये तो नॉवलिस्ट था, मतलब दूसरे वर्ग में था, दूसरे वर्ग में होने के बाद इसके पास विशेषाधिकार भी थे, लेकिन उसके बाद भी ये कन्वेंस था नेशनल असेंबली की बातों से कि हाँ चेंजेस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो इन सब की बातों से ये एग्री करता था। ठीक है, उसके बाद ही ब्रॉट आउट द जर्नल्स एंड डिलीवर्ड द पावरफुल स्पीचेस एंड द क्राउडेड द असेंबलीज एंड द वर्सेल्स। मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, उसके बाद तो इन्होंने यहाँ पे आकर के स्पीचेस देने लग गए वो। ठीक है, आगे आ जाओ, अटैक ऑफ बस्तिल, यही आखिरी पॉइंट है। जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 14 जुलाई 1789 का टाइम पीरियड आ जाता है, तब उन्होंने यहाँ पे प्लानिंग किया था कि क्या करने वाले हैं, अब राजा का विद्रोह करेंगे, यार बहुत हो चुका, टैक्स बढ़ाता जा रहा है ये, है ना, अब थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, तब क्या हुआ, यहाँ पे जो 7,000 लोग थे और जितने 7,000 मैन वुमेन दोनों को मिला करके उन्होंने क्या किया, एक पीपल्स का मिलिटिया बना लिया। ठीक है, मिलिशिया बोलते हैं वैसे इसको, तो ये क्या किया, उन्होंने एक पूरा टीम बना लिया एक पीपल का। जिस रीजन से क्या हुआ, जो 700 पीपल थे वहां के, उन्होंने मार्च किया और किसके विरुद्ध, बास्टिल किला का। अब क्यों कर रहे हैं उस किला को, यार सिंपल सा किला है, छोड़ दो जाकर के, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो राजा का विरोध कर रहे हैं, और राजा जो है, राजा का विरोध कर रहे हैं, वो डायरेक्ट राजा के पास तो जा नहीं सकते, तो लेकिन पेरिस सिटी के अंदर वहां पे एक बैस्टिल का किला था जो रिप्रेजेंट करता था किसको, राजा के पावर्स को, क्योंकि प्रिजनर्स भी था एक तरीके से वो। तो वो लोग वहां पे गए और वहां पे जाकर के उन्होंने क्या किया, आर्म फाइट किया। ठीक है, कमांडर को वहां के जो बात, वहां पे मतलब आर्मी से उन्होंने लड़ाई करा, हाथों से लड़ाई किया, और वहां पे जो कमांडर था उसको जाकर के मार दिया, और मारने के बाद जो प्रिजनर थे उनको रिलीज कर दिया। ठीक है, वहां के जितने भी कैदी थे उनको रिलीज कर दिया, वही पार्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आप सभी को। ठीक है, एंड येट द बैस्टिल्स वाज द hated by all and because it stood for the डिस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग। मतलब अब ये क्या था कि वो समझ चुके थे कि क्या था, कि ये जो किला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो राजा है उसके पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो गलत तरीके से यूज करता है। तो फिर ये आपके लिए क्वेश्चंस आ गए, जैसे मैंने बताया था आप सभी को, है ना, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके आंसर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ठीक है, चलो इसका ही बताओ फास्ट। इन सभी बच्चों के मैं नाम लेने वाला हूँ जो फास्ट कमेंट बताएंगे मैं जल्दी से। ठीक है, द फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मांग कर रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे इन्होंने मांग किया, जाकर के इतना बड़ा एक इंसिडेंट भी ले लिया, अब राजा क्या करेगा ये बताओ, है ना, राजा क्या करेगा जब वो देखेगा कि पूरी प्रजा उसके ऑपोजिट में आ चुकी है, इतने सारे लोग, तब वो क्या करेगा, क्या भलाई होगी उसकी, उनकी बात मान लेने में। एट दी एंड तो वो है तो अकेला ही, तो वो उसकी बात मान लेता है। और बात मानने के बाद का मतलब ये होता है कि लुई 16 जो होता है वो फाइनली ये डिक्लेयर कर देता है कि जो नेशनल असेंबली की जो बातें हैं उनके अग्री कर देता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए आपको, मैं बना दूंगा, संविधान चाहिए आपको, हम बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। इस बात को वो एक्सेप्ट कर लेता है। ही एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये था कि जितने भी इसकी पावर है उसके ऊपर एक संविधान के अंदर जो बातें लिखी है उसको ही फॉलो करेगा ये। सिंपल सी बात है, उन्होंने बात मान ली है इसकी। उसके बाद 4 अगस्त को क्या होता है 1789 में, वही सेम साल चल रहा है अभी, टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, असेंबली जो होती है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, जितने भी अबॉलिश किया स्टेट सिस्टम्स को एंड पेमेंट टैक्सेस को, जितने भी उन्होंने टैक्स बढ़ाए थे, जो भी सिस्टम लेकर के आए थे उस मीटिंग के अंदर, कब, जो टैक्स बढ़ाने की मीटिंग हुई थी 5 मई 1789 को, उन सबको हटा दिया उन लोगों ने। ठीक है, फाइनली डिक्लेयर कर दिया इस टाइम पे 4 अगस्त को। उसके बाद नेशनल असेंबली ने क्या किया, कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान बनाएगा कौन, नेशनल असेंबली डिमांड करी थी, उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाकर कंप्लीट कब किया, 1791 में। ठीक है, 1789 में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 1791 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। और फाइनली इफेक्ट में कब से स्टार्ट हो गया, 30 सितंबर से स्टार्ट हो गया इफेक्ट में, मतलब यहाँ पे लागू हो गया। इसके बाद आप सब लोग मानना पड़ेगा इन सभी लोगों को।
आगे आओ, आगे देखोगे आप, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, लेकिन अब इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या बातें आपको देखने को मिलेगी। जो वहां पे क्लर्जी वर्ग है उनको भी बोला गया कि यार अब आप भी, आपके पास जो प्रिविलेजेस है यानी कि जो विशेषाधिकार है उनको भी छोड़ो आप। उसके बाद देखने को मिलेगा जो टैक्सेस देखने को मिलता है उनको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, चर्चिस वर द कॉन्फिकेटेड, मतलब उनकी पावर को छीन लिया चर्चों को। ठीक है, चर्च के बाद जो पावर होती थी, चर्च कौन हो गई, चर्च कौन, पादरी पुरोहित जो हो गए जिनको फादर्स बोला जाता है क्रिश्चियन में जो चर्च होते थे। समझ आ गया, पहले वर्ग में ही आते थे ये लोग। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड द एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवर्स। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जब इन सबकी पावर छीन ली, चर्च की जितनी भी चीजें थी उनको जब्त करते गए, ठीक है, तब इनके पास, गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिवर्स यानी कि वहां की करेंसी के हिसाब से 2 बिलियन आ गए थे उनके पास। समझ रहे हो, इतनी जगह को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो इतनी जगह पे ये लेकर के बैठे थे चर्च चर्च। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the powers to make the law in the national assemblies which was indirectly elected। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है ना, अब वहां पे इलेक्शन कैसे होगा, मेन बात ये है। तो यहाँ पे इलेक्शन को क्या क्या गया कि उन्होंने बोला कि जो पूरी पावर होती है वो लॉ के हिसाब से होगी, और उसके बाद जो यहाँ पे वोट डाला जाएगा, नेशनल असेंबली को वोट डाला जाएगा, जो वोट कैसा होगा, इनडायरेक्टली वोट होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको चार्ट के थ्रू भी बताने वाला हूँ इसको पूरा। ठीक है, उसके बाद सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, मतलब ये था जो सिटीजन थे ना वो वोट डालते थे इलेक्टर्स को, एक ग्रुप होता है इलेक्टर्स को, उनको वोट डालते थे, और ये जो यही लोग थे ये चुनते थे असेंबली के अंदर आने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद ओनली मैन अबव द 25, अब ये बात है कि सर वोट तो मिला लेकिन अभी भी ना कंप्लीट वोट नहीं मिला, जैसे उन्होंने मांग किया था कि हर एक पर्सन को इक्वल वोट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मिलने के बाद भी। ठीक है, तो जो 25 साल से जो ऊपर थे, ठीक है, उनको ही वोट डालने का अधिकार मिला। और इसके साथ साथ जो 3 दिन का कम से कम टैक्स पे कर सकते थे ना एक बार में, मतलब जो वेजेस ज्यादा देते थे ना उनको बोलते थे ये कि आप, हाँ आप टैक्स दे सकते हो 3 दिन का कम से कम। उसके बाद द रिमेनिंग मैन आर एंड वॉल वुमेन्स वर द क्लासेस बाय द पैसिव सिटीजन्स, मतलब ये था कि जो वोट है ना, वोट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो वोट है वो 2 पार्ट में बांट दिया है। कौन कौन से 2 पार्ट है, ठीक है, तो वोट जो है वहां पे 2 पार्ट में बांट दिए। कौन कौन से, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव किसको बोला जाता है, जो 25 साल के होंगे, जो टैक्स पे करते हैं, वो 25 साल के भी हैं, टैक्स पे भी करते हैं, वो एक्टिव। और पैसिव कौन हो जाएंगे, इनको छोड़ के जो बाकी लोग बचे वो पैसिव। सिंपल, आगे आ जाओ। अब यहाँ बात करते हैं, जो भी मैंने आपको चार्ट से बताने वाला था ये था, ये है पूरी यहाँ के थर्ड स्टेट या फिर बोल सकते हो ये पूरी पॉपुलेशन। यहाँ से ये लोग वोट डालते हैं इनको, और ये लोग चुनते हैं यहाँ पे असेंबली में कौन बैठते। लेकिन राजा ने बना दिया, बनाना अलग बात होती है, उसका पालन करना अलग बात होती है। उन्होंने बना दिया लेकिन मानता नहीं था उनकी बातों को, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं था उस कैसे पावर जाने से। ठीक है, तब क्या होता है कि यहाँ पे राजा का भी इफेक्ट देखने को मिलता है हमें लेजिस्लेटिव के अंदर, बस ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग द कंसिडर्ड द हैंड्स ऑफ द वन पर्सन, मतलब पूरी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में होने से अच्छा अब जो पावर है वो बढ़ चुकी है किसके बीच में, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में। कब, जब यहाँ पे संविधान बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ चुके हैं एमसीक्यू। चलो फास्ट जल्दी आंसर बता दो इसके। ठीक है, चलो आ जाओ। अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, अब ये क्या होता है सर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन कर दिया गया कि जितने भी मैन हैं वहां पे उन सबके पास एक राइट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर ये बात लिखी गई थी कि उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया संविधान के अंदर लिख करके कि जितने भी सिटीजन हैं उनके पास राइट्स होने चाहिए। राइट्स ऑफ मैन के तरीके से वहां पे लिखा गया कि ठीक है, मैन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी वुमेन्स को जो थे ना उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। हालात थोड़े से ठीक हो चुके थे कि वो पढ़ने लग गए थे, लेकिन अभी वोट का अधिकार बिल्कुल नहीं मिला था, सोसाइटी के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है, इस रीजन से यहाँ पे अब, लेकिन यहाँ पे राइट्स का मतलब क्या है, तो राइट्स का मीनिंग बच्चों यहाँ पे क्या है, दे बिलोंग टू ईच ह्यूमंस टू अ बीइंग द बाय द बर्थ, मतलब जन्म के आधार से ही सभी लोग क्या है, इक्वल ह्यूमन है, इन सभी के पास ये सारे राइट्स होने चाहिए जन्म के आधार पर। ठीक है, लेकिन जन्म से ही ये सारे अधिकार मिलने चाहिए और ये सारे अधिकार इनसे छीने नहीं जाने चाहिए। ये मीनिंग है किसका, राइट ऑफ मैन का, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। सिंपल सी बात। उसके बाद अभी राइट्स की, किन राइट्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं,
फ्रीडम टू स्पीच की बात करें, इक्वालिटी की बातें कर रहे हैं, मतलब समानता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीवित रहने का जो इनका अधिकार है, वो सारी बातें की बात चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे समानता होनी चाहिए लॉ से पहले, मतलब कानून से पहले समानता होनी चाहिए। ये सारी बातें, ये जो अधिकार है, ये जन्म से मिलना चाहिए और मिलता ही है, और इन्हें छीना नहीं जाना चाहिए। पर ऐसा होगा क्या, ये बताओ? जब राजा होगा वहां पे तो ऐसा होगा नहीं ना, वो तो वापस बदला लेगा उनसे। जिस रीजन से यहाँ पे एक बात ये भी लिखी गई थी कि इन सारे अधिकारों का देख रेख करने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? स्टेट्स की होती है, ठीक है। स्टेट जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है ई सिटीजन्स के राइट्स को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये तो आपने पढ़ ही लिया, यहाँ पे जो टैक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव सिटीजन्स होते हैं और एक यहाँ पे पैसिव सिटीजन्स होते हैं। यही मैं आपको भी जो पीपीटी चेंज करके देख रहा था ना, मैं यही देख रहा था कि ये देखा तो था मैंने कहीं, ठीक है। तो देखा था सेंस का मतलब कि बनाया तो मैंने ही है, मेरे को तो पता ही है। एंड राइट टू वोट का एंड नो राइट टू वोट का मतलब क्या हुआ इसका, कि यहाँ पे जो एक्टिव सिटीजन है ना उनको वोट का अधिकार मिला, मतलब संविधान बन चुका है पर अभी फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसा वो लोग चाहते थे, बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिल गया, ठीक है। यहाँ पे टैक्स मिला, ठीक है, टैक्स फ्री किया, लेकिन वोट का अधिकार आया, लेकिन वोट का अधिकार सबको नहीं मिला। किन लोगों को मिला? जो एक्टिव सिटीजन होते थे उनको मिला, जो पैसिव सिटीजन थे उनको वोट का अधिकार नहीं मिला। सिंपल सी बात। एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं? जो 25 साल के होते हैं और 3 डेज का लेबर्स वेजेस पे कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात करते हैं हम? नो राइट्स टू वोट का मतलब अब इनके पास राइट टू वोट नहीं था, किनके पास? पैसिव के बाद। इन सबको छोड़ के जो बाकी बचते हैं, जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते इलेक्टर्स के लिए, जो 25 साल से कम होते हैं, जो टैक्स पे नहीं करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो सब इसमें आ गए। वो सारे मैन और वुमेन जो थे वो इसमें आ जाते हैं पैसिव वाले में। आगे देखो, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। अब यहाँ से आपके सिंबल्स वाले जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वॉइस चेक करता रहता हूँ बार बार, ठीक है। कई बार क्या होता है मैं पढ़ा दूंगा आपको, फिर वॉइस नहीं आएगी, तो वो भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी, ठीक है, बहुत। तो हाँ, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, देखो, मेजोरिटी ऑफ मैन वुमेन्स इन 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट, मतलब जो वहाँ पे लोग थे ना वो ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जिस रीजन से क्या था कि वहाँ पे जब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो वहाँ पे ना सिंबल्स, यहाँ पे कुछ सिंबल्स बना दिए जाते थे और सिंबल्स के थ्रू बताते थे, ठीक है। हमारा सिंबल बना देंगे तो देख के समझ तो सकते ही हैं। सो इमेज एंड सिंबल्स वर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड, तो प्रिंटेड वर्ड्स जो होते हैं ना उससे ज्यादा वहां पे क्या यूज होते थे? इमेजेस और सिंबल्स यूज होते थे इंपॉर्टेंट आइडियाज को बताने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये कुछ आपके क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इनका मतलब क्या क्या जल्दी से फास्ट, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। अब यहाँ पे क्या है? अब ब्रोकन चेन। एक ब्रोकन चेन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो चेन होती है, ठीक है, जो चेन का मतलब क्या है? चेन रिप्रेजेंट करता है, वो साइकिल करता है स्लेव्स को, मतलब एक बेड़े की तरह काम करता है जो स्लेव्स को बांधता है, लेकिन यहाँ पे टूटी हुई है, जिसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, ठीक है, बिकमिंग अ फ्री। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये सर, यहाँ पे ये हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं? पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना है? आपको ये लिखना है बस, जो बुक में इसका नाम दे रखा है ना वही आपको वहां टिक करके आना है, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। आगे देखो, आपको एक ये यहाँ पे डायग्राम फिगर दे रखा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक लक्कड़ अगर यहाँ पे होती है, मतलब एक रोड जो होता है उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, है ना, उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन जो अगर हम सबको एक कर दें तो उसको तोड़ना आसान होता है, जिसका मतलब क्या होगा? वो यूनिटी को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? यूनिटी को दिखाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे तो ये आपको आंख दिख रही है, इल्यूमिनाटी याद आ गया? नहीं। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे क्या है, ये एक आंख है जिसकी आईज ओपन है, कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कि जिस तरीके से सनलाइट जो आती है यहाँ पे, है ना, मतलब जो यहाँ पे क्लाउड होता है, इन क्लाउड वाले जितने क्या बोलते हैं, इग्नोर करते हैं ना, बहुत ज्यादा क्लाउड होते हैं तो वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी पूरे बादलों के बीच में से सूरज की रोशनी कैसे यहाँ तक पहुंच जाती है, वैसे ही यहाँ पे उन लोगों के ऊपर रोशनी आती है जिन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इस इमेज के थ्रू आपको याद रखना कि उनकी आंख से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ये इसका नाम याद रखना है आपको, द आई विद अ ट्राइंगल्स रेडिएशन लाइट, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद इसकी बात करते तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द सिंबल ऑफ रॉयल पावर, मतलब यहाँ पे राजघराने की यहाँ पे चीजें दिखाई गई है। उसके बाद द कैप वॉन, ये जो कैप आपको दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, ये स्लेव्स के द्वारा पहनी जाती थी, ठीक है। जब ये दिखा रहे हैं ऐसे तो इसका मतलब ये है कि फ्री को दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्या वो क्या बन चुके हैं? बिकम हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। आगे देखो, पॉलिटिकल सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ड्रैगनों का, ये क्लियर तो दिख रहा है ना आपको? तो यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे आपको एक ड्रैगन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ड्रैगन बोलो आप, ड्रैगन नहीं है, स्नेक है ये, सॉरी।
तो ये स्नेक की तरह है जो क्या कर रहा है, खुद को ही खा रहा है, एक रिंग बना दिया, जो क्या होता है ना ही कभी शुरू हो रहा है कहीं से, ना ही कभी एंड हो रहा है। इस रिंग का नाम क्या है यहाँ पे, द स्नेक्स बाइटिंग इट्स ओन टेल्स फ्रॉम अ रिंग। ठीक है, एक फॉर्म कर रहा है अपने आप को काट के, एक रिंग बना रहा है, ठीक है, जो कभी एंड नहीं होता, ना ही स्टार्ट होता है ना ही एंड होता है। तो ये लिखना है आपको। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, लॉ का पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे किया गया है इस इमेज के थ्रू, द विंस्ड वुमेन के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि मतलब क्या है, विंग आ चुकी है यहाँ पे किसके पास, एक वुमेन के पास, कि वुमेन्स को भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिंबल्स पढ़ रहे हैं हम, कंफ्यूज तो नहीं होना आप, सभी सिंबल्स पढ़ रहे हैं बस यहाँ पे, पॉलिटिकल सिंबल्स। ठीक है, इनको ऐसे ही पढ़ना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जो फ्लैग है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 3 कलर को दिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे बाकी लोगों की भी बात की जाती है, सिर्फ एक कलर का नहीं है। ठीक है, उसके बाद द लॉ टैबलेट को यहाँ पे दिखाया गया इनके थ्रू, तो यहाँ क्या बताते हैं हमें, जो पर्सोनिफिकेशन करते हैं लॉ को, जो लॉ को बताते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं, वॉर विथ पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो वॉर की अगर हम बात करते हैं पर्शिया और किसके बीच में, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में। तो चलो अब देखो, अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे जब मोनार्की का, जब यहाँ पे नेशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल आ गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी क्लास के अंदर 7 वाली, अगर मैथ्स वाले सर ने या हिस्ट्री वाले सर ने क्या किया, दूसरे बच्चों को आपको पीटी दे दिया दूसरे सेक्शन में जाकर के, तो आप क्या करोगे, सर हमें भी पीटी चाहिए, हमें पीटी चाहिए, पीटी चाहिए, है ना, बोलोगे ना सर से। क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्योंकि आपने देखा कि आपकी दूसरी सेक्शन वाले बच्चों ने क्या किया, वहां पे जाकर के उनसे पीटी मांगा और सर ने दे दिया, तो सर हमें भी दे देंगे, तो आपने भी क्या एक्शन रिपीट किया। वैसे ही सेम फ्रांस पे आओ। अब फ्रांस की अगर मैं बात करता हूँ, तो फ्रांस एक यहाँ पे कंट्री था, इसको देख करके बाकी की भी जो कंट्री रहती है यूरोप के अंदर, वहां पे भी तो ये लोग विद्रोह करेंगे यार, जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता। जब वहां पे ये लोग इतना आराम थोड़ा फील कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो जिस रीजन से जो यहाँ पे पर्शिया का जो ऑस्ट्रिया देखने को मिलते हैं, ये लोग थोड़े टेंस में आ गए कि यार ऐसा ना हो कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करें, हमारे साथ क्या, हमारे ऑपोजिट में चले जाएं, जैसा फ्रांस के साथ हुआ था। तो इन सबको लेकर के वो इन बात का डर रहता था कि वो इंस्पायर ना कर ले अपने सिटीजन्स को। ठीक है, किससे करे, फ्रांस के नेशन से इंस्पिरेशन लेकर के यहाँ विद्रोह स्टार्ट ना करते। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, लेकिन लुई 16 जो था ना, वो स्टार्टिंग से कुछ नहीं था यार, वो तो राजा बना था, क्या क्या सपने थे, है ना। अब देखो क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, है ना। entered into a secret negotiations with the kings of Persia and planned to attack the France। अब इसने क्या किया, इसने ना जाकर के प्लान कर लिया पर्शिया के साथ, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से प्लान करके फ्रांस के ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, फ्रांस के ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ पे कब्जा हो जाएगा। Rulers of other neighboring countries made the plans to the send to the troops put down the events that the had been the taking place the France in 1789। और ये ऐसा क्यों कर रहा था, सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों कर रहा था ये, क्योंकि ये चाहता था कि अगर जब वहां पे जाकर के इनके सारी पावर छीन लेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन हटा देंगे, नेशनल असेंबली को हरा देंगे, उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे वापस सब कुछ लेकर के आ जाएंगे, जैसा वो जो राजा बना था उस टाइम पे था। ठीक है, सारी व्यवस्था वैसी लेके आएंगे, मोनार्की सिस्टम एब्सोल्यूट वाली। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था वो लेकर के आना चाहता था, जिस रीजन से उसने क्या किया, पर्शिया के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन ये सारी बातें क्या इनको पता नहीं चली यार, एजुकेटेड थे उस टाइम पे ये लोग तो। ठीक है, तो एंड बिफोर दिस कुड हैपन्स, ये सब होने से पहले इतना सब कुछ इसने सोच लिया राजा होकर के, तो ये लोग नहीं सोचेंगे क्या। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, 1792 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द पर्शिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इन दोनों के ऑपोजिट में इन्होंने पहले वॉर स्टार्ट कर दिया, जिस रीजन से क्या हुआ, इनको प्लानिंग करने का मौका ही नहीं मिला और वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स केम इन द फ्रॉक एंड डिफरेंट प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। अब जितने भी यहाँ पे यार छोटे छोटे लोग होते हैं, मतलब छोटे छोटे राज्यों के, सिटी के जो लोग होते हैं, वो आकर के ज्वाइन करेंगे ना आर्मी को, अब फाइट करनी है, पूरे देश की लड़ाई है ये, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगे, वॉर स्टार्ट हो गई यहाँ पे। एंड दिस सॉ दिस वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग एंड द एरिस्टोक्रेसी ऑफ ऑल ओवर द यूरोप। और ये जो लोग थे ना, ये पूरा फील कर पा रहे थे यार, क्या फील कर पा रहे थे, ये बिल्कुल अच्छे से फील कर पा रहे थे कि जो ये वॉर है ना, ये वॉर किसके बीच में है, पूरे फ्रांस के अंदर जितना भी किंग का जो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक देखने को मिला, मतलब मोनार्की सिस्टम देखने को मिला, उसके ऑपोजिट में है। और साथ साथ पूरे यूरोप के अंदर, है ना, यूरोप जो पूरा महाद्वीप है, वहां पे जितने भी छोटे छोटे वहां पे देश देखने को मिलते हैं, उन सबके भी ऑपोजिट में है ये। ठीक है, तो मतलब इतना ज्यादा उन्होंने पर्सनली कनेक्ट कर लिया था इस बात को। ठीक है, अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग, मतलब क्या करते थे, अब एक देशभक्ति का गाना भी गाएंगे वो लोग,
तो देशभक्ति का गाना भी गाते थे जिसको मैर्सिलेसी बोलते थे। स्पेलिंग याद कर लेना, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो माफ कर देना मेरे को, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है स्पेलिंग के साथ, ठीक है। लिखा किसने है इसको? पोइट रॉगेट दे इसिल ने, ठीक है। ये नाम भी याद रखना है आपको, ये वन वर्ड में आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वन वर्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर लिख करके आ जाओगे आप, उसमें मार्क्स कर लेते स्कोर। इसमें क्या होता है कि वन वर्ड का क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ ले, पढ़ा ही नहीं होगा। जिससे आप पूछते हो उसको पहले से नहीं आता, वो खुद भगवान के भरोसे टिक लगा के बैठे आपको ही बता देता है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। एंड इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम्स बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम द मैर्सिल्स एज दे मार्च इनटू द पेरिस। मतलब पहली बार कब गाया गया, ये इनका क्या हो गया कि यार एक गाना गाएंगे ना देशभक्ति का, देशभक्ति का गाना गाने लगे जिसका मैर्सिलेस नाम रखा गया। और ये मैर्सिलेस सबसे पहले कहाँ गाया गया? सबसे पहले पेरिस के अंदर गाया गया। सिंपल सी बात है। और ये आगे चल करके फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। बस सिंपल सी बात है, क्यों टेंशन लेना है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पे कि वॉर कैसे स्टार्ट हो जाता है। तो ये आगे आप ये देखोगे एमसीक्यू क्वेश्चन, फटाफट आंसर दे दो इसका। आंसर दे दो इसका कमेंट बॉक्स में।